कि देखिए भारतीय वेडिंग में या हम कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो हमारे यहाँ गोल्ड का बड़ा महत्व है। मेरे दादी साहब थे, वो कहते थे कि सोना जब घर में महिलाएं पहनती हैं, घर की बहुएं या बेटियां पहनती हैं, तो वो एक समृद्धि, हम मानते हैं कि हमारे परिवार में समृद्धि आई है, समृद्धि का कारण बनता है। मेरे पापा बताते थे कि जब वो नया नया उन्होंने काम शुरू किया था तो 200 रुपए गोल्ड का भाव था, 10 ग्राम्स का, और आज वो 70,000 रुपए है। वो बच्चे जो नया नया कमाना शुरू किए हैं, क्योंकि गोल्ड एक सिक्योरिटी है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो कैसे संभव है कि वो गोल्ड की तरफ जाएं और गोल्ड को अपनी जिंदगी में लेके आए? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज की जनरेशन को ये समझना होगा कि गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है कि हम एक फ्लॉन्ट करने के लिए सबको पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोल्ड एक वुमन का फाइनेंशियल पावर है। मतलब एक वुमन अपने आप को अगर इंडिविजुअल देखे तो उसके पास हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी के अलावा उसके खुद के पास क्या ताकत है। तो वो गोल्ड हमारे यहाँ इस तरह से सेट किया हुआ है कि एक वुमन को लगता है कि हाँ मेरे पास इतना गोल्ड है, दैट मींस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकली, और वो काम करता है। बहुत बार मिसहैप में देख लो, या हस्बैंड को बिजनेस में जब प्रॉब्लम आती है तब देख लो, या कोई आप न्यू परचेसिंग करने जाते हो प्रॉपर्टी, या मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो बहुत सारी ज्वेलरी लेके आते हैं सेल करने के लिए। जब मैं पूछता हूँ क्यों बेचना, तो बोले हमें इमरजेंसी, हमारे घर खरीदना है, हम अभी तो किराए के मकान में, तो हमें घर खरीदना, धीरे धीरे हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और हम इसको सेल करके हमारा घर खरीद रहे। तो वो जो घर खरीदना इमोशंस है उनके, वो कब हो पाया उनका, जब उन्होंने गोल्ड धीरे धीरे खरीदा। वो धीरे धीरे खरीदते गए 10 साल 15 साल में, और इतना गोल्ड हो गया उनके पास कि आज उन्होंने देखिए कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट थे जिनकी बेटी की शादी है, 5 साल से वो मेरे पास गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज बेटी की शादी में उनको 200 ग्राम या 20 तोला या 30 तोला देना है, बट एकदम से वो पैसा कहां से इकट्ठा करें। तो धीरे धीरे जब वो करते गए तो उसमें 2 फायदे हुए, एक गोल्ड भी इकट्ठा हो गया उनके पास, एक रेट का जो एवरेजिंग हुआ उनके पास, वो तो मुझे लगता है कि दैट इज इनक्रेडिबल। उसका कोई थोड़ी नहीं है जो एवरेजिंग ऑफ रेट हुआ, कि उन्होंने अगर 10,000 से स्टार्ट किया था, आज 70,000 हो गया रेट 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में, तो उनको जो बेनिफिट मिला रेट का, वो तो आप वो भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। तो कितना मिनिमम कोई व्यक्ति ले सकता है यदि वो इन्वेस्ट करना चाहे धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, तो कितना मिनिमम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा कहूंगा मैं कि आपकी क्या बजट है, पॉकेट साइज है, आप स्टार्ट कर सकते हो उससे, क्योंकि एक स्टार्ट बहुत जरूरी है। मैंने देखा बहुत सारे क्लाइंट सोचते रहते हैं कि हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, पता नहीं कहाँ वो दिमाग लगाते कि हाँ हमारे पास 70,000 हो जाएंगे तब हम एक 10 ग्राम का एक कॉइन खरीद लेंगे। पर मैं कहता हूँ कि वो 70,000 के चक्कर में उनका पैसा कहाँ दूसरी जगह यूज हो जाता है, और वो गोल्ड कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। जबकि मैं कहता हूँ उनसे कि आज आपकी पॉकेट में 1,000 रुपीज है, स्टार्ट विद 1,000, आप 1,000 डिपॉजिट करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए गोल्ड में। वो 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम भी अगर होगा तो आप एक डायरी में नोट करा लीजिए कि आपके पास 150 मिलीग्राम आपका गोल्ड डिपॉजिट होगा। सो यदि आप 1,000 रुपए भी बचा सकते हैं, 2,000 रुपए भी बचा सकते हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही वो 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा, आप 1 ग्राम गोल्ड अपने ज्वेलर से ले सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने पास के किसी भी ज्वेलर से ऐसी बात करें और आपके पास एक स्लिप आ जाएगी। ट्रू ट्रू, वो तो प्रॉपर आप स्लिप बना के लीजिए। 100 मिलीग्राम का भी पीस आता है, बट मुझे लगता है कि वो आपको संभालने में प्रॉब्लम आएगा, बट उसको आप डिपॉजिट करते जाइए। जो अभी आपका फैमिली ज्वेलर है, जिससे भी आप लेना चाहते हैं, वहां जाकर डिपॉजिट करना स्टार्ट कीजिए। जब आपका एक हेल्दी अमाउंट हो जाता है कि आप गोल्ड आपका 1 ग्राम हो जाता है या 10 ग्राम हो जाता है, तब आप वो 10 ग्राम या 1 ग्राम ले लीजिए। सो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं जैसे हम म्यूचुअल फंड के लिए SIP करते हैं, वैसे yes. गोल्ड को भी SIP की तरह लें। और कहते हैं ना कि सारे इन्वेस्टमेंट कभी भी एक बकेट में नहीं होना चाहिए। तो आप इक्विटीज लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, आप गोल्ड लेते हैं, आप प्रॉपर्टीज लेते हैं, आप FDs लेते हैं। तो इसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट में गोल्ड का एक शेयर जरूर रखें। जो भी मिनिमम आप सेव कर सकते हैं, उस सेविंग से ही गोल्ड में सिप करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये इस पॉडकास्ट की 3C लर्निंग है। और आप में से जितने भी लोग सीरियस होके इस गोल्ड की SIP शुरू करने वाले हैं, और जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो हमें लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम लिखते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, बात शुरू होती है तो बड़ी दूर तक जाती है। अब हमने ये जान लिया कि सोना प्योर कैसे है, कैसे पता चलेगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर कुछ छोटा सा भी खरीदेंगे तो पता कर लेंगे कि ये हमारे पैसे के लिए पूरा वर्थ हमें मिला है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि सोने में क्या क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि हम हर बार एक जैसी चीज तो नहीं खरीद सकते और एक जैसा पहन भी नहीं सकते।
पहनने को तो हम कपड़े भी नहीं बार बार पहनना पसंद करते हैं, तो सोने की ज्वेलरी में भी वैरायटी चाहिए। तो आप ये बताइए कि क्या क्या सोने के साथ बनाया जा सकता है जिससे हमारे पास अलग अलग वैरायटी के सेट्स हो जाएं और अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी हम अलग अलग ओकेजन पे पहन पाए। ये ज्वेलरी और बाकी सब चीजों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू उसका बहुत ज्यादा होता है कि आपने अगर क्लोथिंग से अगर कंपेयर करें, क्लोथिंग का रेट और ज्वेलरी का रेट में काफी डिफरेंस है, तो आपको रिपीट तो करनी पड़ती ज्वेलरी। हाँ, बट मैं समझता हूँ कि आपने ज्वेलरी को पहले मैं 2 पार्ट्स में अलग अलग करूंगा पार्टीशन में। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट और एक होता है हमारे पास कलेक्शन। तो हम अगर पहले वाले पार्ट की बात करें कि हमें इन्वेस्टमेंट पार्ट में आना, तो इन्वेस्टमेंट पार्ट में हम जैसे गोल्ड का प्योर गोल्ड बार ले लेते हैं, कॉइन्स ले लेते हैं या प्योर गोल्ड की कुछ ज्वेलरी बना लेते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम जो ज्वेलरी ले रहे हैं वो हम प्योर प्लेन ज्वेलरी ले रहे हैं। प्लेन में इसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरे आइटम्स नहीं, स्टोन्स, मीनाकारी, इनेमल, कुंदन, मीना, मोती, ये नहीं है। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। जब भी आप इसको रिटर्न करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि इसमें ये कटेगा या वो कटेगा, या आप किसी और ज्वेलर्स के गए तो वहां पे वो बता रहे हैं कि इसमें ये है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। सेकंड आता है कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी इससे पूरा डिफरेंट है। आपके पास एक कुंदन का सेट होना चाहिए, आपके पास एक मोती का सेट होना चाहिए, आपके पास एक रोज गोल्ड का कलेक्शन का सेट होना चाहिए, आपके पास एक गोल्ड का होना चाहिए इसके अंदर मीनाकारी की हुई है, पुराने काम किया हुआ है, एक एंटीक सेट होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 50-70 वेराइटीज होती है जो आपके ज्वेलरी कलेक्शन में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज, आप धीरे धीरे वो कलेक्शन करते जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आप हर बार हर ओकेजन के हिसाब से वो ज्वेलरी पहनते हैं। अब उसके अंदर ओकेजन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप ब्राइडल ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, आप किटी पार्टी वाली ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, या आप डेली वेयर की कैजुअल ज्वेलरी पहनना चाह रहे हैं। तो वो आपने एक पेपर पे 4-5 पॉइंट हर ज्वेलरी परचेज करने के पहले लिखना चाहिए। मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ कि आप जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो आप क्यों लेना चाह रहे हैं। किसी को पसंद है लॉन्ग इयररिंग्स, किसी को पसंद है पेंडल सेट, किसी को पसंद है ब्रेसलेट। तो हर एक ज्वेलरी का अलग अलग यूज है। तो जब आप ज्वेलरी परचेज करने के लिए जा रहे हो तो हमेशा माइंड में रखो कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या आप कलेक्शन में जा रहे हो। कलेक्शन में जा रहे हो तो फिर उसके पार्ट में जाओ कि कलेक्शन में क्या चाह रहे हो, किस ओकेजन के लिए चाह रहे हो, किसके लिए चाह रहे हो, और उसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कभी आपको मोती का ज्वेलरी देख के आपने टीवी में देखा और आपको मोती से आप इन्फ्लुएंस हो गए, मोती बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मोती का लेना, तो राइट इट डाउन कि मुझे मोती का ही लेना। तो जितना आप क्लियर रहोगे उतना आप शॉपकीपर को बताओगे, और शॉपकीपर नो डाउट आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि वो रेगुलर ज्वेलरी सेल करते हैं, तो वो एक आपको अच्छा आइडिया दे देंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। वो तो है ही सही, पर अगर आप क्लियर होकर जाते हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का रहता है कि अगर आपने जाके बोला मुझे मोती का ही इंटरेस्ट है, तो वो फिर वो कलेक्शन मोती से स्टार्ट होगा या मैन्युफैक्चरिंग मोती से स्टार्ट होगा, या आप कोई डिजाइन दे रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सबको कि आप जब भी ज्वेलरी परचेस करने जाए तो आप ब्लैंक ना जाए, कुछ ना कुछ माइंड में जरूर लेके जाए और दोनों पार्ट को सोच के जाए कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है या कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी है। और धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इसके पहले बात की थी कि आप इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करते हो तो आपका 10 ग्राम हो गया। अब आप 10 ग्राम में आपने अगर ज्वेलरी भी ले ली तो मैं उसको अच्छा इसलिए मानता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 तरह का होता है। आपका एक पैसा आपने खुद ने यूज किया और एक आपने उसको डंप करके रख दिया। तो आपने गोल्ड ले तो लिया, 10 ग्राम का कॉइन ले लिया, पर आप 10 ग्राम कॉइन को यूज नहीं कर सकते। उसको आपको पैक करके रखना ही है, अलमीनियम में रखना है या आपके लॉकर में रखना है या XYZ कहीं रखना है। पर अगर आपने 10 ग्राम कन्वर्ट कर दिया इन ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट वाली ज्वेलरी में कर दिया या कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी में कर दिया, तो आपका जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है आपकी, उसका आप यूज भी कर रहे हो। आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है उससे कि आप जब पहन रहे हो उसको तो यू आर फीलिंग गुड कि यार मेरे पैसा का मैं उपयोग भी कर रही हूँ। तो दोनों चीज है, दोनों चीज सोच के करना चाहिए। अगर आपका कलेक्शन हो गया है देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, अगर कलेक्शन नहीं है तो फिर कलेक्शन पे भी जाओ। हाँ, तो जब भी आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं और आपके दिमाग में आए कि अब सोने का कुछ बनाना है, तो आपको सबसे पहले 2 चीजें सोचनी है। आप इन्वेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं या खुद के पहनने के लिए। और जब इन्वेस्ट करने की बात हो तो तरीका अलग है, और खुद के पहनने के लिए बात करना हो तो तरीका अलग है। दोनों में से आप तय करें, लिखें कि आपका क्या चॉइस है, और उसके बाद दोनों में ही अलग अलग चॉइस है, उस पर जाएं और फिर सोना खरीदें।